सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की बड़ी अहम समाअत आज फुल कोर्ट बेंच ने की। तकरीबन तमाम ही 15 जजेस मौजूद थे जिनके सामने अटॉर्नी जनरल ने आकर वफाक का मुद्दा पेश किया और वफाक का मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया। कल सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और आज हमने देखा कि एक फुल कोर्ट बेंच उन्होंने बनाया और ये बड़ी अहम समाअत हुई जिसमें कि अब इस समाअत को फ़िलहाल अभी 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया और तमाम जो वकील हैं उनको मोहलत दी गई है कि 25 सितंबर तक अपना जवाब आप ये जमा करवा दें और फिर उसके बाद मज़ीद मोहलत शायद ना मिल सके। साथ ही ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि जो 2 सीनियर मेंबरान हैं उनसे मशवरा करने के बाद वो बेंच तश्कील देंगे जो कि फिर इस केस को आगे परस्यू करेगा। तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये कि आज तकरीबन पूरा दिन इस को लाइव टेलीकास्ट किया गया। ये पूरी समाअत नेशनल टीवी पर चलती रही। पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर लोगों ने देखा कि किस तरह से जजेस वहाँ पर मौजूद थे। अटॉर्नी जनरल ने किस तरह से अपने दलाइल दिए, ख्वाजा तारिक रहीम ने किस तरह से वहाँ पर अपने केस को पेश किया और अब जो अगली समाअत होगी गालबन उसको भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अहम मामला है। क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केसेस जो ख़ास तौर पर जिन केसेस में सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट होती है क्या उनको भी इस तरह से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और आवाम को मौका दिया जाएगा कि वो टीवी पर वो कार्रवाई देखें कि जिससे मुतालिक उन्हें पता ही नहीं चल पाता और फिर जब वो रिपोर्ट भी होता है तो बहुत ही लिमिटेड अंदाज से उसको रिपोर्ट किया जाता है तो लोगों तक असल हकाइक पहुंच ही नहीं पाते कि मकालमा क्या हुआ, किस नौयत के फैसले हुए। तो ज़रा इन तमाम मामलों पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्हें जनरल असम्बली से खिताब भी करना है। उनका दौरा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी अहम खबरें, सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर आजिज़ हामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के अमजद शाह साहब माहिर कानून भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो खुर्रम रोकड़ी साहब ज़रा पहले इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान लें। जो आज लाइव टेलीकास्ट हमने देखी किस तरह से ये 15 रुकनी फुल कोर्ट एक बेंच बैठा हुआ था, चीफ जस्टिस वहाँ पर मौजूद थे, मकालमा चल रहा था और सब लोग ये देख रहे थे कि किस तरह से इस केस की समाअत आगे बढ़ती है। अभी 3 अक्टूबर तक ये मामला चला गया है। तो ये जो लाइव टेलीकास्ट करने वाला मामला है पहले इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। एक अच्छा मुस्बत कदम है कि पाकिस्तान का एक आम आदमी भी देख रहा है कि हायर कोर्ट में क्या कार्रवाई हो रही है। ऐसे केसेस के जिनको कोई भी बाद में एक्सप्लॉइट करे या गलत तरीके से पेश करे उन केसेस को, ख़ास नौयत के केसेस को लाइव चलाना ये बहुत अच्छा काम किया और आज पहला दिन जो था उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मैं थोड़ा सा उस पर भी आऊँगा कि पहली चीज़ ये है कि ये जो केस है ये पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस से रिलेटेड है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस से रिलेटेड केस को आज जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने और बाकी जजेस ने डील किया रिमार्केबल है और जो आवाम तक हकाइक पहुंचना चाहिए वो आज पहले दिन ही पहुंच गए। और एक और जो अच्छा पहलू इस तमाम आज दिन की जो केस था, मैं काफ़ी देर उसको सुना कि उसमें एक इंदिया दिया गया कि पार्लिमान को और इदारों को, जो भी इदारे जहाँ जहाँ हैं, पार्लिमान को और इदारों को मजबूत करने का इंदिया दिया गया और इस तासुर को ख़त्म करने का मुकम्मल इंदिया दिया गया कि वन मैन इज़ सो पावरफुल दैट ही कैन डू एनीथिंग। उस तासुर को आज इन्होंने मिटा दिया और रिकोडेक का जो उन्होंने एक दिया एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल में उन्होंने ये भी तासुर दे दिया कि मुल्क अहम होता है और मुल्क का पैसा और मुल्क की जो तमाम ज़खायर हैं और मुल्क अहम है, ना कि किसी की ज़ात, ना किसी की अना और ना किसी की शख्सियत अहम है। तो इन तमाम पहलुओं को देख के उम्मीद ये है कि आज के दिन ने अच्छा तासुर भी दिया होगा उन तमाम लोगों पर जो एक्सप्लॉइट करते थे। और एक बहुत उम्दा बात उन्होंने की कि अपने आर्गूमेंट को टू दी पॉइंट रखें और कंसाइज करें उसको, क्योंकि अदालत के अंदर आर्गूमेंट जो हैं वो स्वे करते हैं वकला के और उस तरफ, यानी मैं ये सोच रहा हूँ का आज चैप्टर उन्होंने क्लोज किया कि मैं ये सोच रहा हूँ या मेरा ये ख्याल है, इट डजंट मैटर। आप आए एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमें वो बताएं वो क्या है कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैं
मैं अपने इस बात को ख़त्म करता हूँ। मैं शोरत अरसा पहले से ये चीज़ कहता हूँ कि हमारे अंदर से जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो अहम है, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क भी ठीक हो जाएगा। ये बेहतरीन चैप्टर है जिसको आज हम देख रहे हैं आगाज़ में। जी सर। सही, ठीक है। तो सेनेटर आजिज धामरा साहब, इस पर ज़रा आपकी भी राय, चूंकि अभी आज समझे कि पहला दिन था चीफ जस्टिस साहब का, कल उन्होंने हल्फ उठाया और आज ही उन्होंने 15 जजेस के साथ मिलकर इस अहम तरीन मामले पर, और जो वो मामला जो कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, इस पर उन्होंने बात की है। और अब ये लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा ये केस, ये शायद आज ही फैसला सुनाने के मूड में थे, लेकिन चलें अभी 3 अक्टूबर तक का वक्त दे दिया है, 25 सितंबर तक का टाइम वकीलों के पास भी है कि वो अपना अपना मौक़िफ़ जमा करवा दें। क्या राय है इस पर आपकी? पहले दिन आकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है चीफ जस्टिस साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझ समेत और इस पैनल में बैठे तमाम मौजूद जो हमारे मेहमान हैं उन समेत पूरे पाकिस्तान ने आज ये कार्रवाई जो है वो सुनी है और देखी है, और उस पर खुद पूरी पाकिस्तानी कौम तबसरा कर सकती है ना। पहले तो हम बंद कमरों में चीजें सुन के सुनी सुनाई बातों पे तबसरे करते थे, तो और हर कोई जो पर्सन है वो अपने मकसद की बात पे तबसरा करता था और उससे चीजें निकालता था। एक बात। दूसरी बात यह कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के पहले दिन से ये जो लाइव एक चली है सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ, और कल जब उन्होंने ओथ लिया तब भी उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा किया कि उन्होंने एक अपनी मिसेस को, जो खुद विक्टिम रही इस सारे प्रोसेस में, उसमें उन्होंने खड़ा करके ये मैसेज दिया पूरी कौम को कि वो खवातीन भी जो है वो मर्दों के जो है कम नहीं है, और जो डट जाएं उनकी इस तरह रिस्पेक्ट की जाए। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और खासतौर पर उन्होंने जिस बात का इशारा किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि जब वो कोर्ट में आए हैं तो उन्होंने कोर्ट की इंतजामिया को ये कहा है कि जो साइल आ रहे हैं अदालत में उनसे मेहमान वाला बर्ताव किया जाए ना, जिस तरह चेकिंग के हवाले से और लोगों के साथ जो हालत होती है उस पर भी उन्होंने आज अपनी डायरेक्शन दी है, जो खुशाइंदा बात है। और आज जो आर्ग्यूमेंट्स चले हैं उस पर उनके जो रिमार्क्स हैं वो मैं अभी बिल्कुल मैं साहब ठीक कह रहे थे कि जो मैं और सिर्फ मैं वाली बात अगर जिस दिन खत्म हुई इस मुल्क से, मेरे ख्याल में सिस्टम ठीक हो जाएगा, और किसी भी रियासत के लिए सिस्टम का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर आज फैसला नहीं हुआ तो जल्दबाजी में फैसले के बजाय अगर 3 हफ्तों का टाइम मिल गया है तो ये एक और अच्छा गुड सेंस है। और इससे पहले भी देखें, पार्लियामेंट की कार्रवाई भी लाइव चलती है। पहले पार्लियामेंट में जो अराकीन तकरीरें करते थे पाकिस्तानी कौम के लिए, वो ऐसा इदारा था जिससे शायद वो करीब से भी नहीं गुजर पाते थे ना, वो जो गैलरियों में लोग बैठे होते थे वो सुन पाते थे, मगर पार्लियामेंट की कार्रवाई भी लाइव चलती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आज ये चल पड़ी है इस बात में कि जो इम्पोर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो अगर लाइव चले, हर केस तो लाइव नहीं चल सकता, मगर ये केस बिल्कुल लाइव होना चाहिए ताकि लोग खुद चीजों को समझें और एक दूसरे को समझाएं। तो गुड सेंस है, अच्छी रिवायत है, और इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए आगे। ठीक है। तो अमजद शाह साहब, जाहिर है कि इससे पहले कि हम जो ये केस असल में है क्या और इसका फैसला क्या आ सकता है, किस तरह से आज अदालत ने फरीकैन को सुना और अब थोड़ा सा वक्त दिया गया उनको 2 हफ्ते का कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, जवाब के साथ आप आएँ, तो उससे पहले अब एक आम आदमी का एतमाद इस लाइव टेलीकास्ट को देखने के बाद हमारी अदलिया पर भी बढ़ेगा कि जो कुछ हो रहा है लोगों की नज़रों के सामने हो रहा है, गो कि थोड़ा सा मुश्किल होगा एक आम आदमी के लिए समझना, चूँकि वहाँ बात अंग्रेज़ी में हो रही है, और जाहिर है कि पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए उस अंग्रेज़ी को समझना जो कि जिस लैंग्वेज में अदालत में बात हो रही है थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा कनेक्ट करने में शायद प्रॉब्लम हो, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद भी केसेस इसी तरह से लाइव टेलीकास्ट होने चाहिए। क्या समझते हैं आप? जी, होने चाहिए। आपने बिल्कुल मेरी बात कर दी। मैं यही कह रहा था कि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज लाइव टेलीकास्ट हुई है। और अगर आज ये प्रोसीडिंग उर्दू में हो रही होती तो मेरा ख्याल है हमारी 80% आबादी जो थी वो इसको समझ लेती। अभी हमारी क्या 5 या 10% लोग जो हैं वो इसको देख के इसको समझ सकते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे थे। और अगर ये उर्दू की में होती तो ज़्यादा लोग बेहतर तरीके पे इसको समझ सकते। लेकिन फिर भी न होने से बहुत बेहतर है कि लाइव टेलीकास्ट हुई, लोगों ने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई होती है। और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये बार की तो एक बहुत पुरानी डिमांड पे ये बनाया गया था। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी हमेशा मुतालबा किया कि आप अपने रूल्स अमेंड करें
और ये जो 184(3) जो है, इसके लिए इसके पैरामीटर्स बनने चाहिए, इसमें राइट ऑफ अपील होना चाहिए, और इसी तरह जो बेंचेस बनते हैं वो भी एक आदमी के पास अख्तियार नहीं होना चाहिए, एक कमेटी के पास ये अख्तियार होना चाहिए, और राइट ऑफ अपील होना चाहिए। और इसी तरह जो पुराने जो हमारे जो केसेस जो हम दायर करते हैं और उनका फिक्सेशन का मसला होता है, तो वो विद इन 14 डेज जो है, कोई भी जो अर्जेंट मैटर होगा वो विद इन 14 डेज जो है वो कोर्ट के सामने लगेगा, अगर आप रिप्लिकेशन देंगे अर्जेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन थी, और इसको बस बंदयाल साहब की बदनसीबी थी कि वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। इससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब से हमारी इस पे बात हुई, हमने गुलजार साहब से इस पे बात की, लेकिन वो लोग शायद वो पुराने ज़माने की सोच थी जिसे हम कहते हैं आमराना सोच। तो अब ये वक्त के साथ साथ सोच बदलती है। काजी फाइज़ ईसा साहब की ज़रा जमहूरी सोच है, वो अख्तियारात अपने पास रख के उससे अच्छा नहीं समझते। वो समझते हैं कि इसको जितने ज़्यादा हम इसको स्ट्रक्चर करेंगे, जितना ज़्यादा अख्तियार तकसीम होगा, उतना बेहतर तरीके पे इस्तेमाल होगा। तो हमारी अदलिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि एक बंदे के पास अख्तियार होता था और वो भी पीछे कोई और इस्तेमाल कर रहा होता था, तो उससे हमारे मुल्क की बहुत ज्यादा तबाही हुई। तो आने वाला टाइम हम उसके लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि बेहतर होगा। अब जैसे जिस तरह जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कहा कि 2 सीनियर मेंबरान से वो मशवरा करेंगे और उसके बाद वो एक बेंच इस पर कायम करेंगे, तो अब एक आम आदमी के समझने के लिए ज़रा आप अगर आसान अल्फाज में समझा सके कि अब ये केस की कार्रवाई आगे कैसे बढ़ेगी। ये जो फुल बेंच था, फुल कोर्ट था, ये अब ख़त्म हो चुका है, एक नया बेंच अब इसकी मज़ीद समाअत करेगा, ऐसे ही? नहीं, ऐसा नहीं है। आज देखें, आयशा मलिक साहबा ने एक बड़ा अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर राइट ऑफ अपील देता है, तो जब राइट ऑफ अपील आ जाएगा तो क्या फुल कोर्ट का मुतालबा आप फिर भी कर सकेंगे? क्योंकि फुल कोर्ट में सारे जजेस एक केस को सुन चुके होंगे, तो फिर अपील कौन सुनेगा? अगर लार्जर बेंच 5 या 7 जज बैठ के अगर कोई फैसला करते हैं, तो आप अपील का राइट अगर आपको मिल जाता है तो दूसरे जजेस के सामने वो अपील होगी। तो ये सवाल भी बड़ा अहम था कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस मसले का भी कोई हल करता है कि फुल कोर्ट का फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहा करेगा, आप फिर एक खास तादाद में बेंच बनाएंगे ताकि राइट ऑफ अपील के लिए आपके पास स्पेस बाकी हो। तो बड़ा अच्छा वो सवाल था। और भी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आज जो डिस्कस हुई, उनमें मतलब जिस तरह 184(3) तो जिस तरह से ये पिटीशन आई थी, तो उन्होंने कहा कि 184(3) के जो राइट्स हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से वो किस तरह से उनको उस पे असर पड़ा है, क्योंकि ये वाली पिटीशन 184(3) की उसी सूरत में आती है जब आपके बुनियादी हुकूक या आपके राइट्स जो हैं वो मुतासिर हों। तो वो यही सवाल जजेस के सवाल थे कि आप ये बताएं कि 184(3) के तहत जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने से इस पर क्या असर पड़ा है। तो उस पर तारिक साहब आज कोई जवाब नहीं दे सके। ठीक है, तो अब खुर्रम रोकड़ी साहब, ये अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जजेस इस बात पर मुत्तफ़िक भी हैं कि ये इसमें जिस तरह से एक शख्स को एम्पावर किया जा रहा था और उसके इख्तियारात की अब तकसीम का मामला है कि कमेटी बनाई जाएगी, तो माजी की हुकूमतों ने क्यों इस बिल को लाने में इतनी ताख़ीर की, या वो क्यों ये कानून साजी नहीं कर सकी और इतना अरसा गुजर गया और ये असखुद नोटिस वाली एक प्रैक्टिस चलती रही। उसमें ज़ाहिर है कि चंद फैसले अच्छे भी हुए होंगे, उसमें चंद फैसले ऐसे भी हुए होंगे जिस पर डिबेट हो सकती है। तो ये माजी की हुकूमतों ने क्यों इस कानून साजी के मामले में लैग किया? माजी में ये काम को बहुत पहले नहीं शुरू हुआ था, इसको पीक पे गया साकिब निसार साहब के दौर में, और आज खुद नोटिस और फिर उसके बाद ये जो सिलसिला चलता रहा, उस वक्त भी इस चीज़ को रोक देना चाहिए था। लेकिन होता ही है कि जिसकी तरफ आज भी इशारा किया गया कि इन सीट्स के ऊपर वो बैठा हुआ आदमी जो ओथ लेता है वो इम्पार्शल होता है और अपने मुल्क के साथ खड़ा होता है। और जो माजी की रवायात हैं, अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि ओथ लेने के बाद भी हमने शख्सियात की इंक्लिनेशन देखी टूवर्ड्स पर्सनैलिटीज़ या कुछ पार्टीज़ की तरफ, जो नहीं होना चाहिए था और ना होना चाहिए। और इसका उन्होंने इशारा भी किया चीफ जस्टिस में कि हम कि एक सिंगल आदमी के पास इतनी पावर क्यों हो।
मुशावरत के अमल पे आपको क्या एतराज़ है? यानी मुशावरत भी वो कोई किसी और से तो नहीं कर रहे ना, अपने दो सीनियर जजेस के साथ मुशावरत से भी आपको क्यों एतराज़ है? तो इनफैक्ट होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे ये कहा जाता कि आपकी बात जस्टिफाइड है और हम ये जो केस हमने किया वापस ले रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा बयान या इससे अच्छी और अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती या डिक्लेरेशन नहीं हो सकती जो आज दे दी गई। साथ उन्होंने एक इशारा किया कि माजी के अंदर शख्सियात ने इस तरह के फैसले किए कि जिनकी बुनियाद पर यह शक या इस चीज़ को समझना कि हम अमेरिकन कोर्ट के मुताबिक या उस लेवल पे ले जाना, उस तरफ भी उनका इशारा गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखिए कि ये अहम है। क्यों नहीं किया पिछली गवर्नमेंट्स ने, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या वो कुछ उनके अपने और को ऑब्जेक्टिव्स थे। लेकिन ये अब जो काम हुआ ये एहसन भी है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड कर रही है वो और ज़्यादा अच्छा है। जी सर। सर ठीक है, तो आजिज़ धामरा साहब, ये शख्सियात की तब्दीली से क्यों इतना बड़ा फ़र्क पाकिस्तान में आ जाता है? कानून वही है, आइन वही है, उसको देखने का नज़रिया क्यों अलग अलग होता है? एक चीफ़ जस्टिस साहब होते हैं, वो कुछ सियासी जमातें उनकी तारीफ़ कर रही होती हैं, कुछ उनके फ़ैसलों पर तनकीद करती हैं, फिर तब्दीली आती है, एक नया चीफ़ जस्टिस आता है, तो अब वो किसी सियासी जमात को ऐसा लगता है सूट कर रहा है, किसी के हक़ में नहीं है। तो ये आइन और कानून को देखने का नज़रिया क्यों लोगों का अलग अलग है? मेरे ख्याल में ये तबसरा पहले नहीं होता। जब वो ओथ लेते हैं या अपना काम शुरू कर देते हैं केसेस का, उससे पहले ये तबसरा ना मेरे ख्याल में होता है और ना होना चाहिए। मगर जब डिसीजन इस तरह के आते हैं, और साबिका जो बंदियाल साहब की जो बेंच बनती थी किसी भी केस के हवाले से, तो सिर्फ टॉक शो में नहीं, वैसे आम कॉमन मैन भी ये पाकिस्तान का कहता था कि जी डिसीजन क्या आना है। तो ये बदकिस्मती है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कि अगर उनका कोई हेड अपने डिसीजन से इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स का शिकार हो जाए वो इदारा, तो ये फिर तबाही है सिस्टम की भी और इंस्टीट्यूट की भी और पाकिस्तान के मौजूदा जुडिशरी सिस्टम की। तो मेरे ख्याल में कि जो चेयर पे आती है शख्सियत, जो ओथ उठा के आती है, उसको अपने डिसीजन से ये बावर कराना पड़ेगा कि अगर कोई उसको अपना समझ रहा है या अपना दुश्मन समझ रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। ये उनको अमली तौर पर अपने डिसीजन से, अपने एक्ट से साबित करवाना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो जो आपका सवाल है अपनी जगह पे वैलिड है कि आप जब इस तरह की बेंचेस बनाएंगे और लोग जिस तरह तबसरे करेंगे और ऐसा ही फैसला आएगा, तकरीबन 80 से 90% वो डिसीजन आ रहे थे, मादरत के साथ कहना चाह रहा हूं, तो फिर जाहिर इस तरह की राय जुड़ती है, जो बदकिस्मती भी है। सही। तो अमजद शाह साहब, ये अगले 13 माह का जो दौर है, इसको फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें किस तरह के फैसले आ सकते हैं? बहुत स्पीडी ऐसा लग रहा है। आज ही जो पहला दिन है अदालत का, तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब बहुत मुतहरिक रहेंगे और बड़ी एक्टिविटी के साथ अब अदलिया के इस पूरे निज़ाम को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। कुछ इस्लाहात भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। काजी फाइज ईसा साहब से 20 तारीख को हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग है, जिसमें हम उन्हें वो वाली तजावीज़ देंगे जो बार एक अरसा दराज से चाह रही थी कि हम वो तजावीज़ दें इनको, उस पर अमल दरामद हो ताकि कोर्ट पर कभी भी फिर कोई उंगली ना उठा सके। और फाइज ईसा साहब से हमें बहुत बड़ी तवक्कुआत है पूरी कौम को, क्योंकि फाइज ईसा साहब एक वाहिद आदमी है। ये खुरम रोकरी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जी मैं को जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे, तो ये शख्स एक ऐसा शख्स है हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनमें मैं नहीं है। आज तक हमारी बदनसीबी ये रही है कि हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब हों या साकिब निसार साहब हों या गुलजार साहब हों या आसिफ सईद खोसा साहब हों या बंदियाल साहब हों, ये मैं वाले थे। इनसे ऊपर भी सारे मैं वाले थे कि जो मैं कहूँगा वो सब ठीक होगा। अब हमारे मुल्क में 70-75 सालों के बाद मैं के अलावा एक सुप्रीम कोर्ट आई है, और ये अगर इस दौरान में रूल्स बना गए जुडिशल कमीशन के, इसी तरह अपनी जो हमारे रिव्यू के हवाले से हैं कि सेम वकील होना चाहिए, इसी तरह अपील जो 184(3) की है, इसी तरह 184(3) के पैरामीटर्स बना गए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी कि ये सारी पावर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी और फिर
सुप्रीम कोर्ट को किसी भी, मतलब हमारे मुल्क में तो इस तरह है कि एक इदारा बहुत ताकतवर है और वो इन सारे इदारों को मैनेज करने की पोजीशन में हो जाता है। तो जितना हम अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, इसको तकसीम करते जाएंगे, उतना ये मुश्किल होता जाएगा कि इनको कोई मैनेज कर सकता है। तो उतनी इम्पार्शियलिटी होगी, उतनी शफाफियत होगी इनके फैसलों में, और मुल्क जो है वो आगे मजीद तरक्की करता जाएगा। ये अदलिया हमारी, ठीक है। और अब तक जो ऑप्टिक्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त अमजद साहब हमने देखे कि अपने रूम के बाहर उन्होंने चीफ जस्टिस की प्लेट नहीं लगवाई, वो तख्ती नहीं लगवाई, फिर उन्होंने जो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है वो उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो खुर्रम साहब, बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसे कल्चर में कि कोई एक शख्स जिसको पर्क्स प्रिविलेजेस मिल रही हों और वो उनको अस खुद छोड़ दे, वो ना ले। नहीं अरबाब जी, मुश्किल नहीं है। वो आदमी जो एक मिशन के साथ ज़िंदगी गुजारता है ना, और जो अहलियत और काबिलियत जिसका तमगा होता है, यानी जिसके लिए उसकी अपनी सेल्फ इमेज साइकोलॉजी के तहत वो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग समझता है, तो वो फिर इन चीज़ों के ऊपर उसको मालूम होता है कि ये वो चीज़ें नहीं हैं। और वो ये मैं ये अगर सोचूं उनका, यानी मैं सोचूं कि वो क्या सोच के उन्होंने किया होगा, तो अगर एम्पथी के मैं चला जाऊं तो ये कि उन्होंने ठीक किया, क्योंकि वो देख चुके हैं कि कैसे लोग सिर्फ इन चीज़ों के पीछे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे वो मटेरियल के पीछे पूरी अपनी जो सीट है, जो उसका मनसब है, जो उसका असल किरदार है, उसकी अहमियत नहीं रहती और वो उन चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं। यानी पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत जो पाकिस्तान रियासत की जो मुराद हैं वो उतनी ली जाएं जितनी ज़रूरत है। और ये एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जो कि बहुत सारे और लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा, और हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। तो ये प्रेसिडेंट्स उनका अपना सेट करना अच्छा है, लेकिन जहां पर उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो फिर रियासत पर यह लाजिम है कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी जगह पर, तो उनकी उस सिक्योरिटी का इंतजाम, ठीक है। चलें खुर्रम साहब, एक छोटा सा ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। ये चंद अहम मामलात हैं जिन पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे, और फिर खासतौर पर बिलावल साहब वाले इशू से मुतालिक ज़रा कोशिश करेंगे कि आजिज़ धामरा साहब से भी कुछ चीज़ें पूछें और पीपल्स पार्टी की आगे क्या स्ट्रेटजी है। एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से डिमांड की है कि इलेक्शन की डेट आप दे दें, इस गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा करें, ताकि पता चल सके कौम को कि कब एक मुंतखब हुकूमत आएगी और इस मुल्क के मामला संभालेगी। चूँकि जो मुल्क की मईशत है वो इस वक्त बहुत ख़राब है, बड़ी बदहाल है। एक आम आदमी इस वक्त महंगाई के ज़ेर असर है और उस चक्की में पिस चुका है, और एक आम आदमी के लिए हालात इस वक्त खासे मुश्किल हो चुके हैं। और इसी वजह से पीपल्स पार्टी की डिमांड है बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कि उनके पास तमाम मसाइल का हल है। क्या वाकई ये इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो किसी एक सियासी जमात से के हुकूमत में आ जाने से हल हो सकते हैं? क्या किसी के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल से निकाल सके? अपने मेहमानों के सामने ज़रा सवाल रखते हैं। आजिज़ धामरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC में करारदाद भी पास हुई कि ये अब इलेक्शन की डेट का ऐलान हो जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन अब इसका ऐलान कर दे। आखिर वजूहात आपको क्या समझ आ रही हैं? इस दौरान नून लीग के साथ आप लोग की तलखी भी बढ़ती जा रही है। अगर ये डेट अनाउंस नहीं होती तो फिर मामला किस तरफ जा सकता है? क्या आप लोग की आगे की हिकमत अमली होगी? देखें जी, आपने मेरे ख्याल में सवाल के दौरान एक अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि बेयकीनी की सूरत हाल जो है उसको खत्म करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक आईनी मुतालबा रख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, हमारी सिंपल ये डिमांड है, और निगरान हुकूमत को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इदारा है, हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं। हल्का बंदियों की बात की जा रही है, तो हमने कब कहा कि हल्का बंदियां नहीं होनी चाहिए? बाज़ औक़ात कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि जी जरदारी साहब का एक बयान है, बिलावल भुट्टो साहब का दूसरा बयान है, तो जरदारी साहब ने भी कहा हल्का बंदी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि जी हल्का बंदियों का जो टाइम है वो जितना जल्द हो सके,
जितना जल्द हो सके वो करने के बाद आपको डेट तो बिला आखिर देनी है ना, क्योंकि मुल्क में असेंबलियां नहीं है, निगरान हुकूमत है। तो वो डेट अगर नहीं आ रही तो ये मुतालबा आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, ये आगे चल के पूरी कौम का होगा। और मुझे यकीन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन रखती हैं वो बिलाखिर इस मुतालबे पे आ जाएंगी। तो हमने अकेले से ही ठीक है, बिलावल साहब ने कराची से एक ऐसा सफर शुरू किया जो हवाई जहाज का सफर नहीं था, जो बाय रोड था, और हर जगह वो आवाम के दरमियान से होते हुए गुजरते हुए लाहौर पहुंचे हैं और अब पंजाब बैठे हैं। तो एक आईनी डिमांड है, सो सिंपल, कि आप डेट अनाउंस कर दें और वो बेयकीनी की सूरत हाल जिसका तज़किरा अभी आपने अपने सवाल में किया वो खत्म होनी चाहिए, और ये एक आईनी डिमांड है। लेकिन धामरा साहब, अब ये जिस तरह आपने पिछले 16 महीने गुजारे हैं एक इत्तेहादी हुकूमत के तौर पर, और उसमें ज़ाहिर पीडीएम की सारी जमातें मौजूद थी, आप लोग तो खैर पीडीएम का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें इत्तेहादी तो थे आप हुकूमत में। अब वो जो हालात थे मौशी तौर पर जितने मुश्किल थे, तो आने वाली हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस होंगे, आप लोगों के पास इन मसाइल का हल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिनको झेल रहे हैं? देखिए, उस टाइम जो पीडीएम हुकूमत बनी थी और डेफिनेटली हम उसका हिस्सा थे, वो कोई पॉलिटिकल पॉपुलर डिसीजन नहीं था। जाहिर है वो जो मुल्क के हालात जो वो छोड़ के जा रहे थे, उसमें उस कश्ती का सफर आगे करना लहरों से टकराने वाली बात थी और वो सफर तय हुआ। वो डिसीजन जो 2018 में उस वक्त की अपोजिशन ने कहा था, उस वक्त के हुक्मरान से फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि हम मईशत पे सीओडी करने के लिए तैयार हैं, आपको टाइमली आईएमएफ से बात करनी है। आप नहीं गए, आपने डिले किया, फिर पांव पकड़े, फिर आपने उनकी शराइत पर इत्तेहाद की मुआहिदा किया, और जो एमओयू किया आपने, सिग्नेचर किए, उससे फिर मुकर गए आप। तो जाहिर है वो इदारा फिर अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरा, और जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उन्होंने फिर ऐसी कमजोर पिच पे उस इदारे से मुआहिदे किए जो जाहिर है मुल्क के लिए बहुत जरूरी थे। अदरवाइज डिफॉल्ट पाकिस्तान जैसा कि कर चुका है और जो सिचुएशन अभी इकोनॉमी की है वो ठीक नहीं है। उसको ठीक करने के लिए एक पार्टी कह रही है, जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या अकेली पार्टी ये सारा सिस्टम ठीक करेगी, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पूरे मुल्क में इलेक्शन जीत के सिंगल पार्टी हुकूमत बनाएगी। पीपुल्स पार्टी हम कह रहे हैं कि मेजर पार्टी होगी और हमारे पास पॉलिसीज हैं, और हम इस मुश्किल तरीन घड़ी और सूरत हाल में जिस तरह माजी में पीपुल्स पार्टी ने लीड किया है इस मुल्क में, इस तरह हम अभी भी सर्व करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो खुर्रम साहब ये देखें, जब 13-14 जमातें एक इत्तेहाद में शामिल होती हैं और उसमें जो माशी फैसले लिए जाते हैं, फिर अब उनका अगर मनफी असर पड़ता है अवाम पर, तो फिर हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर सारी पार्टियां अलग अलग हो जाती हैं। वो जिस पार्टी के पास वो मिनिस्ट्री होती है उस पर वो इल्ज़ाम फिर धर दिया जाता है। अभी जितने भी डिसीजन हुए माशी तौर पर ये कहा जा रहा है कि वजारत ख़जाना तो चूँकि सागदार संभाल रहे थे तो नून लीग उसकी जिम्मेदार है। अब ये एक जो सियासी आर्गूमेंट है ये सही है, या फिर सब पर जिम्मेदारी बराबरी से आयद होती है, चूँकि कैबिनेट में जो डिसीजंस होते हैं वो तो मुश्तरका तौर पर होते हैं? मैंने जी ये इल्ज़ाम दोनों पार्टीज़ का शुरू हो चुका है, कोई तीसरा चौथा दिन है, पाँचवा दिन, गर्मी बढ़ती जा रही है। बात यह है कि इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इन इल्ज़ाम तराशियों से निकल आना चाहिए। जब भी आप एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं या आप काबीना के अंदर बैठे हुए हैं तो आप एक किश्ती के सवार हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक आदमी उसके अंदर गलत काम कर रहा है या किश्ती को कहीं सुराख कर रहा है तो आप बाकी खामोश होकर बैठे रहें और आप कहें जी कि हमारा ये काम नहीं है, ये काम तो रोक, यानी ये ऐसे नहीं होता कि एक टाइम गुजर जाए तो आप उस पर इल्ज़ाम फेंकें या वो उस पर इल्ज़ाम फेंके। आप एक जगह पे इकट्ठे थे और आपने एक बहुत मुश्किल टाइम यानी एक सख्त दौर को आपने एक अच्छे तरीके से निभाया। आप अपनी अच्छे किए हुए कामों पे पानी ना फेरिए, आपने क्राइसिस के वक्त आके संभाला, और अगर कुछ गलतियां हैं तो मैं क्रेडिट दूंगा उस वक्त के पिछला जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और पीपल्स पार्टी तमाम लोगों ने अच्छे तरीके से संभाला। तो अपनी अच्छी चीज़ को अच्छा रहने दें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है या इलेक्शन के लिए प्रेशर डालना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक जस्टिफाइड तरीके से, वो आप कह दें ठीक है, लेकिन इस प्रेशर को आप किस हद तक लेके जाएंगे कि क्या आप एजिटेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं या आप इस चीज़ को उकसाना चाहते हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा सोचना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने एम्पावर किया,
और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बाइख्तियार इदारा है जिसको मालूम है कि इलेक्शन कैसे कराना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वगैरह वगैरह। तो लेट्स ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन। तीसरी चीज़, अनफॉर्चुनेटली हम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम सूबों की पार्टियां रह गई 18वीं तरमीम के बाद ख़ास तौर पे, और हम नेशनल पार्टी के तौर पे कोई पार्टी भी इस वक्त अगर क्लेम करे कि मैं अक्सरियत के साथ नेशनल पार्टी में सीटें लेके गवर्नमेंट बनाऊंगी या हम लोग आएंगे और हम चीज़ों को ऐसे ठीक कर देंगे या ऐसे चुटकी मारेंगे, ऐसे हो जाएंगे, आई डोंट बिलीव एंड आई डोंट बाय दिस आर्गुमेंट एज वेल। तमाम महदूद हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो मुआशी सख्त तरीन बहरान से निकल रहा है, और फिर जो लॉलेस सोसाइटी से आप टूवर्ड्स लॉ और लोगों को अबाइडिंग सिटीजन ऑफ लॉ की तरफ ला रहे हैं और आसानियां पैदा कर रहे हैं अगली आने वाली हुकूमत के लिए जो इलेक्शन लड़ के आएगी, और आप मुश्किलात पैदा कर रही है मौजूदा ये जो इंटर्म गवर्नमेंट है और इदारे तमाम माफियाज के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को सोचिए कि हम खड़े कहाँ हैं और हमने आगे मुल्क संभालना है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे काजी साहब ने स्टार्ट में कहा, मुल्क अहम है। जी सर। हाँ। पीडीएम की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी और जो परफॉर्मेंस थी, इसका मतलब आप उससे मुतमईन हैं। तो आने वाली हुकूमत में अगर ये फिर इसी तरह का कोई इत्तेहाद बनता है, 2-3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं, तो इसहाक डार साहब को अगर दोबारा वज़ीर ख़जाना लगाया जाता है तो आप मुतमईन होंगे? आपको कोई एतराज़ नहीं होगा कि इसहाक डार साहब एक और टेन्योर के लिए आएँ, सर्व करें और उन्हीं पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएं जो कि पीडीएम की 16 माह के दौर में? जी, मैं अगर बैठा होता और ये चीज़ हो रही होती, मैं ऑन द पॉइंट, ऑन दैट प्लेस, ऑन द डेट कहता कि आप ये काम ना करें। जब एक चीज़ हो रही होती है और आप खामोशी से उसको बर्दाश्त करते हैं, और जब चीज़ हो जाए और फिर इल्ज़ाम फेंके मैं इसके खिलाफ हूँ। इसहाक डार साहब की इकोनॉमी या उन पॉलिसी, ये जो लोग बैठे हुए थे, दे आर द बेटर पीपल, कि वो क्या कह रहे हैं आज, उनको पहले भी कहना चाहिए था, उस वक्त भी ये ऑब्जेक्शंस करने चाहिए थे। तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा अमल किस वक्त कर रहे हैं। आज की वाली चीज़ को मैं कहूँगा कि ये ना की जाए। बाकी मैं अगर उस वक्त मौजूद हुआ और आइंदा हुकूमत आ रही हुई, आई विल गो, आई एम द पर्सन कि आई विल रिकमेंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ज़ात को छोड़कर मैं अहम नहीं हूँ, जैसे पहले कहा था, मैं अहम नहीं हूँ, मुल्क अहम है। शख्सियात अपने आप को इतना अहम कर लेती हैं कि वो मुल्क से भी बड़ी हो जाती हैं। तो हमें कट डाउन करना है तमाम अपने आइडियाज़ को भी और अपनी ईगोज़ को भी, और मुल्क को हमने प्रायोरिटी देनी है, तो फैसले ठीक होंगे। जी सर। सही जी। तो अमजद शाह साहब, अब ये इलेक्शन कमीशन को बड़ा बाइख्तियार बनाया जा चुका है, इलेक्शन की डेट उसने अनाउंस करनी है, लेकिन अभी तक नहीं की जा रही। कोई 40 दिन गुजर चुके हैं असेंबली की तहलील को, 9 अगस्त से आज आप देखें कोई 17-18 सितंबर हो चुकी है, और अभी भी कोई इशारा नहीं दिया जा रहा कि कब तक ये डेट अनाउंस होगी। तो सर, कब तक कितना इख्तियार होता है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो चाहे 30 नवंबर तक इस डेट को ना अनाउंस करें और कोई उनको नहीं पूछने वाला? लग तो ऐसे ही रहा है, शायद कोई पिटीशन आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी। इनकी जो माशी पॉलिसियों के हवाले से ये कह रहे थे, पीटीआई की और पीडीएम की 13 जो जमातें थी, इनकी सेम माशी पॉलिसी थी। इनको आईएमएफ ने कहा कि आप जो गरीब है उनको सब्सिडीज दें, और जो मराहत याफ्ता तबका है उसको ये 17 अरब डॉलर की आप दे रहे हैं मराहत, इसको खत्म करें। न पीडीआई ने खत्म की, न पीडीएम ने खत्म की, न आने वाले कभी खत्म करेंगे। तो ये तभी होगा कि कोई ऐसी सियासी पार्टी जो सिविल सुप्रीमेसी के साथ आए, पूरा अख्तियार के साथ, वो इस मुल्क की माशी हालत को ठीक कर सकती है, जिसका तुर्की में हुआ। जब तक वहां पे एस्टेब्लिशमेंट का असर ज्यादा रहा तो तुर्की बिल्कुल उनकी मईशत बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही थी। जो ही अर्दगान साहब के साथ सिविल सुप्रीमेसी उनकी हुई तो वो बेहतरी की तरफ चले गए। तो हमारा भी एक ही रास्ता है कि जब तक सिविल सुप्रीमेसी नहीं होगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आजादाना फैसले नहीं करेंगे और मराहत याफ्ता तबके की मराहत कम नहीं करेंगे, जिस तरह फाइजीसा साहब ने छोड़ दी प्रोटोकॉल और वो सब कुछ, ये बाकी सारों से भी आपको लेना होगा, तब जाके आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज ये पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से लगी हुई हैं, ये ऐसे ही लगे रहेंगे। ये निज़ाम 70 साल से जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इलेक्शन कमीशन की डेट न देना जो है वो इंतहाई अभाम पैदा कर रहा है, इंतहाई पूरा सिस्टम जो है वो गैर यकीनी की तरफ जा रहा है, और इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह से क्रैक डाउन कर रही है तो वो यूं महसूस हो रहा है कि शायद उनको कोई जल्दी नहीं है इलेक्शन कराने में। तो ये चीजें जो है, ये मजीद कयास जो है उसको
वो बढ़ा रही हैं इस मुल्क में। तो अफरा साहब इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले कर सकता है अगर ये मामला अदालत जाता है तो वो किस जाएगा? तो जी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक वर्डिक्ट दे सकती है, कोई एक डेट दे के उसको इम्प्लीमेंट करा सकती है अपने फैसले को। लेकिन सर वो एक माजी में 14 मई की जब तारीख आई थी हमने देखा कि उस पर ना इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना उसके बाद फिर कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई हुई और कितना वक्त गुजर चुका है। वो इस वजह से नहीं हुई कि उस फैसले को बंदयाल साहब की हटगर्मी की वजह से उसे मुतनाज़ा बनाया गया। हम तमाम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जितने भी वकला के, वो उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि फुल कोर्ट बना दें ताकि वंस फॉर ऑल ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाए और इस मामले को हल हो जाए। लेकिन बंदयाल साहब ने 3 या 4 जजेस के साथ वो फैसला कर दिया और वो फैसला फिर ऐसा मिस्ट्री में गया कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। मैं फाइज़ साहब से तवक्को करते हैं कि इनकी दौर में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी जरूरत हो कि वो उस पर अमल दरामद न करे। ठीक है, तो आजिज़ धामरा साहब अब तो एक बड़ा खुशगवार चेंज आ चुका है हमारी अदलिया में, नए चीफ जस्टिस साहब आ चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो ये डिमांड कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, आप लोग अदालत क्यों नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इस मामले पर क्यों नहीं खटखटा रहे कि वहाँ से कोई रहनुमाई आए इस सिलसिले में? जी अभी मेरे ख्याल में वो वक्त नहीं आया। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम अवाम के पास गए हैं और मैंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात करते हुए, ये मुतालबात करते हुए कराची से लेके उन्होंने बाय रोड सफर किया है और अब तक कई दिनों से वो बाय रोड पब्लिक में हैं। तो अभी तो हम एक जारी है, एक आईनी हमारी डिमांड है, सो सिंपल डिमांड है, उसको हम कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू कर रहे हैं। हमारी सीईसी 3 इजलास हो चुके हैं इस बीच में। तो मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमारी इस बात को जरूर सुनेगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुतालबे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस डिमांड पे आना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे, कानूनी टीम हमारी है, लीडरशिप डिसाइड करेगी कि अभी आप देखेंगे धामरा साहब सारे मामले को। धामरा साहब 40 दिन तो गुजर चुके हैं, 9 अगस्त को असेंबली तहलील हुई थी ना, तो ये 40 दिन गुजर चुके हैं। अब तो जो आप डिमांड कर रहे हैं उसके सिर्फ 50 दिन ही बाकी हैं, तो अब वो भी इतनी तेजी से ये दिन गुजर रहे हैं, तो आप लोग इंतजार करते जा रहे हैं क्या 80-85 दिन गुजर जाएंगे, 90 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर आप अदालत जाएंगे? नहीं, देखे ना, हम ये डिमांड करके एक आईनी इदारे को जिसमें बकौल के आखिरी दिनों में कानून साजी करके और ज्यादा पावर दिए गए, ये उनका भी इम्तिहान है ना, तारीख लिखी जा रही है ना, ये उनका भी इम्तिहान है कि एक पार्टी जो है एक आईनी मुतालबा कर रही है, बाकी पार्टियां पता नहीं क्यों खामोश है। बहरहाल जिनकी भी खामोशी है उनको बिलाकर अपनी खामोशी का रोजा तोड़ना पड़ेगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लाइन को पकड़ना पड़ेगा और ये डिमांड शिद्दत के साथ अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर ये फर्ज है कि वो करें। अगर नहीं होगी तो वो इदारा भी रिस्पॉन्सिबल। तो धामरा साहब, कौन सी बड़ी सियासी जमातें आपको खामोश नजर आ रही? मियां साहब, अभी मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, डेट अनाउंस हो गई, जाहिर है वो भी इलेक्शन की तैयारी के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब वो लोग भी अपना माइंड बना चुके हैं इलेक्शन में जाने के लिए। मैंने अर्ज किया कि चेयरमैन साहब ने तो खुलम खुला इस बात का इजहार किया है ना, अब बाकी पता नहीं क्यों या किस मसलियत की वजह से खामोश हैं कि अगर मियां साहब आते हैं तो हम वेलकम कहते हैं, बिल्कुल आना चाहिए उनको ताकि सेहतमंद सरगर्मियां इलेक्शन की शुरू हो जाएं। तो मियां साहब की वापसी भी अगर इलेक्शन से हम कनेक्ट कर देते हैं तो बाकी उनको डिमांड करने में मेरे ख्याल में किसी हिजाब की जरूरत नहीं है और ये डिमांड कर देनी चाहिए, बिलावल साहब के साथ आवाज मिला देनी चाहिए। सही। तो खुर्रम साहब, आपकी अपनी जमात का क्या मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, और जो जिस बड़ी जमात की तरफ इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही है, आजिज़ धामरा साहब भी कर रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो क्यों नहीं डिमांड कर रहे इलेक्शन की? एक सियासी जमात का तो एक अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, वो हुकूमत में आए और फिर वो आवाम की खिदमत करे, लेकिन यहाँ पर सियासी जमातें इलेक्शन से ऐसा लग रहा है कतरा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और बबांगे दहल ये डिमांड नहीं कर रही है। अरबाब साहब, बात यह है कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ और इस वक्त मैं आज, अच्छा आप इनको तमाम पार्टीज को कहें इलेक्शन कैंपेन अपने हलकों में शुरू करें जाके, यानी डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन अपने हलकों के अंदर शुरू कर लें,
मैं फिर बता रहा हूँ 18th अमेंडमेंट के बाद कोई पार्टी, मुझे बताएं, मैं किसी पार्टी के ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं करना चाहता हूँ, पार्टीज रह गई हैं सूबों तक, पार्टीज महदूद हैं सूबों तक, पार्टीज नेशनल पार्टी का किरदार अदा नहीं कर पा रही। मेरी पार्टी का आप पूछते हैं, मेरी पार्टी का तो वजूद 10 दिन का है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ट्रस्ट करता हूं इदारों के ऊपर, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मैं ट्रस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी, मैं ट्रस्ट करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी। मैं उस वक्त असेंबली का हिस्सा नहीं था, ये लोग हिस्सा थे उस असेंबली का जिसमें इन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया, और उसको इनको मालूम था कि हल्का बंदियां होनी है, इनको तमाम चीज़ों का इल्म है। अब इस वक्त इस चीज़ को एक इशू ऐसा खड़ा करना कि ये जैसे बहुत बड़ा एक तूफान खड़ा करना या प्याली में तूफान बनाना इवन मीडिया का, ये भी गलत है। मैं एक चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ, आइन डिमांड करता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का जो सबसे पहला इलेक्शन है जिसका मुतासिर आम आदमी है। आम आदमी जिस चीज़ से मुतासिर होता है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। ना आप किसी को उसके लिए बोलता देखेंगे, ना आप किसी को आवाज़ उठाते हुए देखेंगे, बल्कि पार्टी अगर आएगी भी सही इक़्तिदार में तो दे विल इंश्योर कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना आए। क्यों? वो है असल जिसकी ज़रूरत है पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को। पार्लियामान के अंदर जो बैठा होता है, मैं कल एमएनए अल्लाह तआला के हुक्म से बनूँ या कोई भी मेरे भाई बने, उसने पार्लियामान के अंदर बैठ के कानून साजी करनी है या अपने इलाके के लोगों के थाने से बंदे छुड़वाने हैं। हमारा पॉलिटिकल कल्चर, ये जो काश शाह साहब ने मिसाल दी तुर्की की मिसाल पाकिस्तान पे नहीं बनती। तुर्की का जो सिस्टम था वो पाकिस्तान नहीं है। उर्दवान जो उसकी पार्टी का, उन्होंने अपने किरदार से चीज़ों का साबित किया। ना आप यहाँ पर तुर्की की मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ पे इदारों के साथ मिसाल के बाद निकलता क्या है। फ्रेंच इनकलाब या तुर्की की मिसाल के बाद यही है कि लोग बाहर निकल आए और अपने मुल्क के अंदर लड़ाइयाँ शुरू कर दें, जो एक बंदे ने करने की कोशिश की। आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। रियलिज्म की तरफ हमें जाना ज़रूरी है, पॉलिटिकल रियलिज्म को पढ़ना समझना और पॉलिटिकल रियलिज्म की तरफ जाना ज़रूरी है। आपके जो कोर्ट्स जो थे, जैसे आज काजी साहब ने भी कहा, आपके कोर्ट्स जब आप मिसाल देते हैं किसी और दूसरे मुल्क के कोर्ट्स की, आपके कोर्ट्स वैसे नहीं चल रहे थे। आपका जो इनटेक है, जब आप मिसाल देते हैं किसी टॉप ऑफ द लाइन फर्स्ट वेव कंट्री की, आपका इनटेक आप जब बंदों को भर्ती कर रहे थे ऐसे नहीं कर रहे थे। हमें अपनी हालत को देखना है, अपनी पब्लिक को देखना है। जो पब्लिक को ज़रूरत है उस चीज़ पे बात नहीं करनी। जिस चीज़ का जो इलेक्शन जिससे पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ मिलना है उस पर कोई बात नहीं करेगा। हमें कुछ बंदों को चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं किसी न किसी तरीके से पहुंचूं और मैं जो कहूं वो हो, और मैंने जो कह दिया वही होगा। दिस इज व्हाट वी आर। इसी चीज़ को कट डाउन करना ज़रूरी है और इदारों को मजबूत कीजिए, इदारों को। जी सर, ठीक है। तो ये अब अमजद शाह साहब, जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि ये जो अवामी मफाद की बात है वो करने की ज़रूरत है। आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकनॉमिक पॉलिसी थी उसी को आगे फॉलो किया पीडीएम ने। तो सर आगे भी जो गवर्नमेंट आनी है वो इन्हीं सियासी जमातों से मिलकर बननी है। ज़ाहिर कोई और ऐसी सियासी जमात तो है नहीं जो रातों रात आएगी और कामयाब हो जाएगी, हुकूमत बना लेगी। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में भी ये मुश्किल इकनॉमिक पॉलिसी चलती रहेगी। तो एक आम आदमी के रिलीफ की बात को तो हम फिर ना ही समझें। देखिए, अब खुर्रम साहब की बात आपने सुनी पूरी गौर से कि लोगों को पेट्रोल सस्ता नहीं मिलना चाहिए, बिजली की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये चीजें कैसे खत्म होंगी? आप बोझ डालते जा रहे हैं उन पे, पेट्रोल का भी, बिजली का भी, गैस का भी, हर चीज का बोझ उन पे डाल रहा है। गंदम वो महंगी, हर चीज महंगी, उनकी तनख्वाहें कम। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये इदारे मजबूत हो रहे हैं, ये तबाही की तरफ ये मुल्क बड़ी तेजी से जा रहा है। और अगर हमने ना किया तो ये लोग आएंगे, आखिर एक लाइन तो होगी जो लगेगी, और फिर उसके बाद ये लोग अपना हिसाब लेंगे उन लोगों से जो इशराफिया, जिस तरह फ्रांस में लिया गया था, जिस तरह ऐसी जगहों पे लिया गया जहाँ पे इसी तरह इशराफिया जुल्म कर रही। और मुझे बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम या हमारा जो इदारे हैं या जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को चला रही है, ये लंबा मुझे नहीं लगता कि हम इतना ज़्यादा लोगों से का खून निचोड़ के भी इस सिस्टम को चलाते रहेंगे। हमें एक लाइन लगानी पड़ेगी, हमें अपनी माशी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी,
एक ही मालिशी पॉलिसी के साथ जिस तरह हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से चल रही है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शाह कानून। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम रोकड़ी साहब, सेनेटर आजिज धामरा साहब, तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी मौशी पॉलिसियाँ तब्दील करनी पड़ेंगी, अवामी मफाद के बारे में सोचना पड़ेगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में अब सियासतदानों को थोड़ा सा संजीदा होकर सोचने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।